हम 2026 में आ चुके हैं। यह वही साल है जिसका भारतीय राजनीति में दशकों से इंतजार और डर दोनों था। हाल ही में सांसद लेखक शशि थरूर ने गंभीर चेतावनी दी है कि 850 सीटों वाली नई लोकसभा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन यह सिर्फ एक राजनेता का विचार नहीं है, यह एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के भविष्य का नक्शा बदल सकता है। आज हम सिर्फ इस लेख की बात नहीं करेंगे, बल्कि गहराई से समझेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत कैसे दक्षिण के विकास से टकरा रहा है, और क्या सच में प्री-सीमन या डिलिमिटेशन भारत को हमेशा के लिए उत्तर बनाम दक्षिण में बांट देगा। सबसे पहले समझते हैं कि बवाल शुरू कहां से हुआ। हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की सीटें इस तरह बांटी जानी चाहिए कि हर सांसद लगभग बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हर 10 साल में जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या को दोबारा तय करना। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए इस परिसीमन पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि उस समय सरकार हम दो हमारे दो यानी परिवार नियोजन लागू कर रही थी। अगर परिसीमन चालू रहता तो जिन राज्यों ने देश हित में अपनी जनसंख्या कम की, उनकी लोकसभा सीटें कट जाती और उनका राजनीतिक दबदबा कम हो जाता। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी इस रोक को आगे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया। मकसद यह था कि इन 25 सालों में उत्तर भारत के राज्य भी अपनी आबादी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। रिसर्च बताती है कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने तो फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर को 2.1 से नीचे ले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश की आबादी तेजी से बढ़ती रही। और अब जब हम 2026 में बैठे हैं तो यह डेमोग्राफिक टाइम बम फटने के कगार पर है। यहाँ कहानी के दो पहलू हैं और दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। पहले उत्तर भारत का तर्क सुनिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उसूल है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आज राजस्थान या उत्तर प्रदेश का एक सांसद लगभग 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहीं केरल का एक सांसद लगभग 15 से 18 लाख लोगों का। उत्तर भारत के लोगों का जायज सवाल है कि क्या उनके वोटर की कीमत दक्षिण के वोटर की आधी है? आबादी के हिसाब से उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अब आते हैं दक्षिण भारत के दर्द पर। दक्षिण भारत की शिकायत सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक भी है। 15वें वित्त आयोग में जब टैक्स बंटवारे के लिए 1971 की जगह 2011 की जनसंख्या के आंकड़े लिए गए तो दक्षिण भारत को भारी नुकसान हुआ। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आज अगर कर्नाटक या तमिलनाडु केंद्र सरकार को 100 रुपए टैक्स देते हैं तो उन्हें अपने राज्य के विकास के लिए औसतन 15 से 30 रुपए वापस मिलते हैं, जबकि यूपी और बिहार को उनके 100 रुपए के बदले 200 से 300 रुपए वापस मिलते हैं। दक्षिण भारत का तर्क है कि हमने आबादी रोकी, हमने आईटी हब बनाई, हमारी जीडीपी ज्यादा है, तो क्या हमें अच्छा प्रदर्शन करने की सजा दी जा रही है? शशि थरूर अपनी चेतावनी में यही कहते हैं कि अगर आबादी के आधार पर 850 सीटों वाली लोकसभा बनी तो उत्तर भारत के सिर्फ 3 से 4 राज्य मिलकर सरकार बना लेंगे और दक्षिण की आवाज पूरी तरह दब जाएगी। इसे उन्होंने डेमोग्राफिक डिक्टेटरशिप यानी जनसांख्यिकीय तानाशाही कहा। तो क्या इस महासंकट का कोई बीच का रास्ता है? ग्लोबल रिसर्च और राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इसके 3 संभावित समाधान हैं जो दुनिया के अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। पहला, दी अमेरिकन सीनेट मॉडल, जो खुद शशि थरूर का भी सुझाव है। अमेरिका में निचला सदन आबादी के हिसाब से बनता है, लेकिन उच्च सदन में हर राज्य को बराबर 2 सीटें मिलती हैं, चाहे वह राज्य कैलिफोर्निया जितना बड़ा हो या रोड आइलैंड जितना छोटा। अगर भारत अपनी राज्यसभा को और ताकतवर बना दे और हर राज्य को वहां बराबर सीट दे तो राज्यों का यह डर खत्म हो जाएगा। दूसरा समाधान है दी यूरोपियन मॉडल। यूरोपियन यूनियन की संसद में एक खास फॉर्मूला लगता है। वहां बड़ी आबादी वाले देशों को सीटें तो ज्यादा मिलती हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद उनकी सीटों का अनुपात घटा दिया जाता है ताकि छोटे देशों की आवाज न दबे। भारत भी ऐसा ही एक कैपिंग फॉर्मूला बना सकता है। और तीसरा विकल्प यह है कि लोकसभा की 543 सीटें ही फिक्स रखी जाएं और आबादी के बोझ को संभालने के लिए सांसदों का बजट, सपोर्ट स्टाफ और पावर बढ़ा दी जाए, बिना नई सीट बढ़ाएं। नया संसद भवन जिसमें 888 लोकसभा सांसदों के बैठने की जगह है, वह हमें रोज याद दिलाता है कि परिसीमन होकर रहेगा। लेकिन यह कैसे होगा, यही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ आबादी के नाम पर परिसीमन हुआ तो देश में एक ऐसा अलगाववाद पैदा हो सकता है जिसे संभालना मुश्किल होगा। अब यह सवाल आप पर है। एक तरफ है 1 पर्सन 1 वोट का लोकतांत्रिक सिद्धांत और दूसरी तरफ है देश हित में अच्छा काम करने वाले राज्यों के अधिकारों की रक्षा। आपके हिसाब से 2026 के इस धर्म संकट का क्या समाधान होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।